हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सब चीज़ें देख ली थी बच्चों। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया था। अब 3 कुछ बेसिक टॉपिक हमारे बच रहे हैं जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। जिसमें सबसे पहला वाला क्या चीज़ आती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमने स्टडी किया। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों इसमें कलर कैसे जनरेट होता है। अभी तक हम जो बात करते आए थे उसमें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों कि अदर कंपाउंड्स जो होते हैं जैसे कि sp वाले ऑर्बिटल्स, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एलिमेंट को अपन लोगों ने क्या करा, 4 ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। s ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक एलिमेंट, d ब्लॉक एलिमेंट और f ब्लॉक एलिमेंट। अपन अभी तक कह रहे थे कि s और p वाले जो होते हैं बच्चों कलरलेस कंपाउंड होते हैं। कुछ एक एक्सेप्शन हो सकते हैं, उसके अलावा जनरली अगर अपन उठाते हैं मोटे तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि s और p वाले कलरलेस कंपाउंड है। हमने कहा d ऑर्बिटल कलर्ड कंपाउंड होता है, तो क्या रीजन है इसके पीछे कि d ऑर्बिटल कलर्ड बताते हैं। अभी तक अगर अपन ने CFT पढ़ लिया बच्चों तो हम CFT में क्या कहते थे, d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग होने का मतलब क्या हुआ, d ऑर्बिटल टूट गया। किस में टूट जाता है बच्चों, 2 सेट में अलग और 3 सेट में अलग, हाँ कि नहीं। अब अपन कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब d ऑर्बिटल अपन कहते हैं d ऑर्बिटल के एलिमेंट्स वो सारे क्या करते हैं बच्चों, कलर शो करते हैं। कलर जैसे आप लोगों ने देखा हो, क्रोमियम का कंपाउंड ले लेते हैं, टाइट्रेशन अपन करते हैं तो किससे करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो वहाँ पे क्रोमियम की वजह से क्या होता है, ऑरेंज कलर आता है आपका सॉल्यूशन का। आप लोगों ने टाइट्रेशन की है सभी ने 11th में, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन ब्यूरेट में भरते हो, पीपेट में शायद कलरलेस सॉल्यूशन लेते हो आप, ठीक है। तो बच्चों ध्यान होगा तो अपन ने ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन देखा, या हम कह सकते हैं येलो कलर का भी होता है। वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा तो क्या रहेगा आपका, ऑरेंज कलर का रहेगा, मतलब उसमें K2Cr2O7 का कंपोनेंट ज़्यादा है। और उसके बाद अगर आप उसको लाइट लेते हो, डाइल्यूट बनाते हो, तो वो लाइट येलो या डार्क येलो भी हो जाता है बच्चों। वो वही कलर है। तो कलर क्यों शो कर रहा है वो वहाँ पे, क्योंकि उसमें क्रोमियम है। क्रोमियम किस में आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है। एक और अपन ले लेते हैं जिसे हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट देखा है बच्चों, पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। टाइट्रेशन अगर आपने करी हो, KMnO4 काम में लिया था पोटेशियम परमैंगनेट, नहीं भी लिया हो तो अभी आपके 12th में काम आ जाएगा बच्चों। डार्क पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, वो बिल्कुल डार्क पर्पल। दूर से आप देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, वो बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखेगा क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसमें। या आप लैब में कभी जाके देखो ना तो आप खुद देखना, KMnO4 का अगर आप बॉक्स उठाओगे, प्रैक्टिकल करोगे ना बच्चों, लैब में देखोगे तो लैब में उसका रखा हुआ रहता है K2Cr2O7 आपको ऑरेंज कलर का दिखेगा, और आपका KMnO4 अगर वहाँ बॉटल में रखा हुआ होगा बच्चों तो वो आपको पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर का दिखाई देगा। ब्लैकिश सा दिखता है दूर से, पर असल में कलर उसका डार्क पर्पल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कलर आ रहा है किसकी वजह से, मैंगनीज की वजह से। पोटेशियम का तो खुद का कोई कलर होता नहीं है, KMnO4 हम ये कह रहे हैं कंपाउंड, तो इसमें पोटेशियम हुआ, ऑक्सीजन हुआ, उनका तो कोई कलर नहीं है। लेकिन कलर किसका आ रहा है बच्चों, मैंगनीज का आ रहा है। मैंगनीज क्या हुआ, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ। अब हम कहते हैं डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कलर शो करते हैं। कैसे शो करते हैं बच्चों, ये देखो। एक तो हम क्या कहते हैं, डी ऑर्बिटल सबसे बड़ा ऑर्बिटल है, हाँ कि नहीं। 5 बच्चों इसके अंदर 5 शेल आ जाती हैं। 5 शेल के अंदर हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग भी हो जाती है। और अगर जब इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं बच्चों तो आप लोगों को पता है 1 से लेकर 5, 6, 7, 8 तक भरेंगे तो हमको पता है कि अधिकतर डी ऑर्बिटल खाली रहता है। क्या हम कह सकते हैं इस चीज़ को, डी ऑर्बिटल जनरली खाली होता है। इसका मतलब अगर आप उसको तोड़ते हो बच्चों 2 और 3 वाले सेट में, जिसको हम क्या कहते हैं अभी तक, T2G और EG। अब अपन कह देते हैं भैया ये ऑर्बिटल खाली पड़ा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चलेगा। इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में है, हाई एनर्जी लेवल में जाने की कोशिश करेगा। क्या होता है बच्चों, ये डी ऑर्बिटल के, अपन को पता है डी ऑर्बिटल की शेल्स खाली पड़ी है। बात समझे, एग्जांपल लेते हैं। स्कूल के अंदर अगर हम बात करें कि आपकी बिल्डिंग खाली है, ठीक है, आप क्या हो, आपका लेक्चर हुआ, आप फ्री बैठे हो, तो आप दोनों ऊपर नीचे, फर्स्ट फ्लोर और नीचे वाले फ्लोर पे घूमते रहोगे, चक्कर लगाते रहोगे जब तक आप में एनर्जी रहेगी। भैया अभी एक्टिव बैठे, कोई क्लास वगैरह नहीं हो रही, चलो चक्कर ही मार लिया जाए, घूमते रहोगे। ऊपर जाओगे, फिर ऊपर जाके फिर क्या करोगे, ऊपर जाने के बाद एनर्जी लॉस वो करोगे, भाई घूम के आ गए, चलो वापस नीचे चलना ही अपनी क्लास में, वापस तो जाना ही पड़ेगा, टीचर आएगा तो वापस नीचे आओगे, स्टेबल तो रहोगे नहीं ऊपर वाले में। अभी चलो टीचर नहीं है तो घूम घाम के आ गए, ऊपर चले गए हम लोग। ऊपर जाने के बाद वापस से आप अपने ग्राउंड फ्लोर पे आओगे। ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद आप क्या करोगे, वहाँ स्टेबल तो हो नहीं, वापस से अपनी क्लास में आके बैठोगे कि अब टीचर आएगा, मुझे आना ही पड़ेगा। बात समझ में, क्योंकि आप क्या हो, फ्री हो अभी, और आपके पास क्या है, आपका जो फ्लोर था वो खाली पड़ा है। अभी कोरोना के चक्कर में सिर्फ 11th 12th वालों की क्लासेस चल रही है, बाकी 9th 10th जो ऊपर हुआ करती थी छोटी मोटी क्लासेस, 7, 8, 6 वाले रूम खाली पड़े हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करोगे, जाओगे ऊपर थोड़ी देर खेलोगे, चलो टीचर नहीं आ रहा, जब तक थोड़ा टाइम पास कर लें, वापस आ जाओगे नीचे अपनी क्लास में कि टीचर आ गया तो भागना पड़ेगा वापस। बात समझे मेरी, क्योंकि रूम खाली पड़े इसलिए जा रहे हो। तो यहाँ डी ऑर्बिटल में भी तो यही चीज़ हो रही है, इसके रूम खाली पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे।
इलेक्ट्रॉन चक्कर कब लगाएंगे बच्चों? जब आप उसको एनर्जी दोगे। आप स्कूल से घर से आते हो तो घर से आने के बाद सुबह सुबह नाश्ता करके फिर भागोगे ऊपर, खाली पेट तो भाग नहीं सकते, एनर्जी लॉस्ट। बात समझे? अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये खाली बैठे हुए हैं, है ना। ये भी इलेक्ट्रॉन जो है इनके पास क्या होगा, जैसे ही इनको कुछ एनर्जी मिली, थोड़ी सी भी एनर्जी अगर आपने इनको दी तो ये क्या करेंगे, इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे बच्चों, सीधा जंप करेंगे हाई ऑर्बिटल में। बात समझे? अभी तक खाली बैठे थे क्योंकि एनर्जी नहीं थी, जैसे इनको कैसे भी एनर्जी दी गई, एनर्जी देते ही बच्चों क्या करेंगे, ये उछल के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एनर्जी मिलते ही ये ऊपर की तरफ गए, ऊपर जाके इस ऑर्बिटल में चले गए। अब यहाँ जाने के बाद हमको पता है ये तो लो एनर्जी का लेवल है, ये हाई एनर्जी का लेवल है, तो हाई एनर्जी लेवल में जाने के बाद क्या होगा, ये स्टेबल तो होंगे नहीं, हाँ कि नहीं? बच्चे भी तो अगर ऊपर जाएंगे, आप लोग जाओगे तो आपको डर तो रहेगा दिमाग में कि भैया टीचर कभी भी आ जाएगा तो डांट देगा, वापस नीचे जाना है हमको हमारे कमरे में। बात समझे? तो ये भी क्या करेगा, ये ऊपर जाके हाईली क्या है, एक्साइटेड है, एक्साइटेड हो गए, एनर्जी ली, एक्साइट हुआ। ठीक है, एनर्जी मिलते ही क्या हो गया, ये एकदम ऐसा हो गया कि चलो भाई अब तो चलो एनर्जी मिल गई मेरे को। एक्साइट हुआ, घूमने निकल पड़ा ऊपर वाले फ्लोर पे, घूमने के लिए जाएगा, ऊपर वाले में जंप करेगा। तो जंप करने के बाद बच्चों यहाँ तो पहुँच गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेबल तो है ही नहीं, स्टेबिलिटी उसकी नीचे ही है, उसका रूम तो नीचे है, उसको वापस नीचे ही आना पड़ेगा। अब जब यहाँ गया तो आपने क्या करा, उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके गया, ऊपर जाके अनस्टेबल है, स्टेबल तो है नहीं, तो क्या करेगा, वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा। अब बच्चों क्या करता है, यहाँ पे गया तो यहाँ पे जाते क्या हो गया, अपन ने कहा हाई एनर्जी लेवल है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी भी है और इलेक्ट्रॉन भी अपना है। अब नीचे आएगा तो नीचे आने के लिए इसको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। बात समझे मेरी? ठीक है, मान लीजिए आप ऊपर वाले फ्लोर पे लिफ्ट से चले गए, लाइट बंद हो गई, तो नीचे आने के लिए आपको सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। बात समझे? पसीना पसीना हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, थक जाओगे, तब नीचे अपने रूम में आओगे तो परेशान होकर बैठ जाओगे, एनर्जी लॉस्ट। बात समझे? सेम यही चीज़ होगी यहाँ पे, हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, कुछ टाइम बाद क्या करेगा बच्चों, इसको नीचे आना है तो एनर्जी को लॉस करेगा, लूज करेगा। जब तक एनर्जी बाहर नहीं निकालेगा तब तक नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे की के लिए एनर्जी चाहिए ही नहीं इसको। इस लेवल में बैठना है तो इसकी एनर्जी लो हो जानी चाहिए बच्चों, तभी तो जाके बैठेगा, नहीं तो क्या होगा, यहाँ से घूमेगा, फिर एनर्जी वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे घूमता रहेगा, चक्कर ही लगाता रहेगा। तो अगर इसको स्टेबल होना है, यहाँ से एनर्जी ली, ऊपर चला गया, ऊपर जाके भी इसके पास एनर्जी है, स्टेबल नहीं है, तो वापस नीचे आना है। नीचे आने के लिए बच्चों क्या करेगा, ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकालेगा। जब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकालता है तो ये बाहर किसकी फॉर्म में निकालता है बच्चों, वेवलेंथ की फॉर्म में निकालता है। ये एनर्जी जो निकलती है हमेशा वेवलेंथ की फॉर्म में निकलती है। आपने पढ़ा होगा, अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, वेवलेंथ की फॉर्म में बताते हैं अपन। और वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि किसी भी लाइट के डिफरेंट क्या कहेंगे अपन, स्पेक्ट्रम होते हैं। स्पेक्ट्रम पढ़े आप लोगों ने, विजिबल होता है, ठीक है, यूवी होता है, यूवी है, आईआर है, विजिबल रीजन है, ठीक है, अपन माइक्रोवेव रीजन कहते हैं। उसमें वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग रखा जाता है भाई, कम वाली, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। विजिबल वो जो हमें आंखों से दिखे, यूवी आईआर हमको दिखती नहीं है, नॉन विजिबल होती है वो, ठीक है। माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अलग अलग वेव्स होती हैं, ठीक है, ये तो आप लोग पढ़ के आए हो, आप लोगों को पता है ये चीज़। तो हम लोग यही कह रहे हैं, वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, एनर्जी का अमाउंट ऑफ एनर्जी को वेवलेंथ में बताया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एनर्जी बाहर निकालेगा, किसकी फॉर्म में, वेवलेंथ की फॉर्म में निकालेगा। जिस वेवलेंथ की फॉर्म में एनर्जी निकालने के बाद नीचे आएगा तो ये क्या होगा बच्चों, अब जो एनर्जी बाहर निकली इसकी, वो हमको किसकी फॉर्म में दिखेगी, हमको कलर की फॉर्म में दिखाई देगी। बात समझे? यहाँ तो आपने एनर्जी देखी, दे दी, एनर्जी ली, ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद हाई एनर्जी लेवल में आ गया, यहाँ भी एनर्जी है इसके पास। अब यहाँ आने के बाद एनर्जी क्या हो गई इसकी, अब एनर्जी इसके पास है, एनर्जी को बाहर निकालेगा तभी तो नीचे जा पाएगा। वो एनर्जी जब ये देगा तब आपको दिखाई दे जाएगा। देने का मतलब इसकी एनर्जी बाहर निकल रही है तो हमें दिख रही है, और दिखेगी कैसे, क्योंकि विजिबल है, इस वजह से हमें किस में दिखाई देगी, कलर के रूप में दिखेगी। बात समझे? इसी को अपन कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों बताते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चलता रहता है, क्योंकि ऑर्बिटल बड़ा है तो बड़ा ऑर्बिटल खाली रहता है। एस में तो जगह ही नहीं है, कहाँ घूमेगा। एस अपन कहते हैं एक छोटा मकान है, उसमें बच्चा कहाँ घूमेगा, अपने कमरे में घूम के बैठ जाएगा। पी उससे थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कमरे कम है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह ही नहीं है घूमने के लिए, फटाफट भर जाते हैं। 6 लोग रहते हैं, 6 लोगों से ही घर भर गया। एस का घर कितना छोटा है, 2 ही लोग रहे और घर भर गया, घूम ही नहीं सकते भैया, सब कमरे में लोग बैठे हैं। बात समझे? छोटे घर में एक ही कमरा, एक कमरे में 2 जने बैठे हुए हैं, अब कहाँ घूमे कोई बच्चे। पी ब्लॉक में भी अपने कहा कि 6 जने रहते हैं, तो 6 जने से कहाँ घूमेगा। डी में हमने कहा कमरे 5 है और 5 कमरों में 10 लोग रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आते हैं, सबका टाइमिंग अलग अलग है, मतलब इतना टाइम मिल जाता है बच्चों को कि आराम से घूम लो, फिर लो, खेल लो, इधर उधर उछल कूद मचा लो। बात समझे?
तो डी ऑर्बिटल इतना बड़ा है कि इलेक्ट्रॉन आराम से घूम सकता है इसके अंदर, तो ऊपर नीचे घूमता रहेगा। इसके घूमने की वजह से ही बच्चों क्या होता है, कलर दिखाई देता है। और जो हम लोग कह रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई लेवल में जा रहा है, इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो हम क्या कहते हैं बच्चों, डी ट्रांजिशन। अगर आप इसको दूसरी भाषा में भी कहना चाहो, आप क्या कहते हो, डी ट्रांजिशन। मतलब डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन डी ऑर्बिटल में, डी से डी में ही तो हो रहा है। डी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, डी के 3 ऑर्बिटल अलग, 2 ऑर्बिटल अलग, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो डी से डी में ही जा रहा है। बात समझे, डी से डी में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको डी ट्रांजिशन भी तो कह सकते हो। कभी सुनोगे आप तो आप इसको नाम भी दे सकते हो बच्चों। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ना, ये चीज़ यहाँ बोलोगे आप, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है यहाँ से यहाँ, इसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, डी ट्रांजिशन। अगर आपसे पूछा जाए कि डी ट्रांजिशन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाना या हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आना। इलेक्ट्रॉन सिर्फ डी से डी ऑर्बिटल में घूम रहा है तो उसी को हम डी ट्रांजिशन बता देंगे। बात समझ गए मेरी, ठीक है। और अपन ने यहाँ पे देखो बच्चों क्या चीज़ देखी है, ये तो अपन ने समझा दिया क्या चीज़ होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन आता है कैसे जाता है, वो समझ में आ गया। अब यहाँ देखो बच्चों, अगर अपन वेवलेंथ की बात करते हैं तो अगर ये 535 वेवलेंथ लेता है, ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों 2 चीज़ें, एक तो कलर एब्जॉर्ब, जब ये ऊपर गया कोई ना कोई वेवलेंथ लेके गया होगा, हम कह रहे हैं ना एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया, इसका मतलब वेवलेंथ लेके गया, और लेने के बाद ऊपर जाके हाईली अनस्टेबल था तो वापस आके इसने एनर्जी निकाल दी, ठीक है। और अपन जो कहते हैं ना बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री कलर सुना है आप लोगों ने, कॉम्प्लीमेंट्री नाम सुना है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऐसे होते हैं कि जो कलर आपने एब्जॉर्ब किया वो हमेशा उसका दूसरा ही आपको शो करेगा। बात समझे, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसके दूसरा, इसके जैसा, कॉम्प्लीमेंट्री की लेगा तो वेवलेंथ इसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब ये करेगा लेकिन दिखाएगा कुछ और चीज़। बात समझे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कलर एब्जॉर्ब होना मतलब इतनी वेवलेंथ, तो बच्चों इसने क्या करी, ये कंपाउंड है जिससे इतनी वेवलेंथ ली, 535 वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई। एब्जॉर्ब होने के बाद कलर क्या था, उस टाइम येलो कलर था, लेकिन जब ऊपर गया हाईली स्टेबल अनस्टेबल था, नीचे आने के लिए इसने क्या करा, वही वेवलेंथ को बाहर निकाला, वेवलेंथ बाहर निकली लेकिन अब कलर आपको दूसरा दिखाई देगा बच्चों। ये जो इसने लिया वो कलर शो नहीं करता, कलर एब्जॉर्ब कुछ और होता है, दिखता हमें कुछ और है। ये हुआ कलर एब्जॉर्ब, और ये कलर अपीयर मतलब कलर शो करेगा, या हम कहेंगे कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखाएगा, तो वो दिखने वाला कलर बच्चों हमेशा अलग होगा, ये ध्यान रखना। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाता है। अगर येलो एब्जॉर्ब हुआ है तो वॉयलेट दिखेगा, ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ है तो रेड कलर दिखेगा, ब्लू कलर एब्जॉर्ब हुआ है तो येलो ऑरेंज कलर का दिखेगा। यूवी का मतलब क्या हुआ बच्चों, 3110, अगर आप देखो इन सब के अंदर ये वेवलेंथ कम है, 310 जो कि किस में आता है, यूवी रीजन में आता है। यूवी लाइट जो होती है बच्चों इनविजिबल है, दिखेगा नहीं आपको, तो इसका आप देखो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेल येलो आ रहा है। पेल येलो का मतलब क्या हुआ, बहुत लाइट येलो, थोड़ा जोर देके देखना पड़ेगा। अच्छा येलो जैसा दिख रहा है, कुछ हल्का हल्का दिखेगा, बहुत हल्का सा। पेल येलो का मतलब हल्का सा येलो कलर। बात समझे, फिजिबल ही नहीं है, वेवलेंथ इसको क्रॉस तो कर रही है लेकिन एक तरह से अपन कहते हैं ना बॉर्डर पे आ गया, यूवी रेंज वाले बॉर्डर के अंदर आ चुका है ये, तो बॉर्डर में क्या करेगा, बहुत लाइट कलर शो करेगा, पेल येलो कलर शो करेगा। बात समझे। उसके बाद देखो रेड कलर का ब्लू, यहाँ पे क्या हुआ था, ब्लू का येलो ऑरेंज था, और रेड कलर अगर एब्जॉर्ब करता है तो उसका ब्लू कलर दिखाएगा, ब्लू या ग्रीनिश कलर एब्जॉर्ब करता है तो बच्चों वॉयलेट कलर दिखाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं एक दूसरे के, जिसमें क्या होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब कोई कलर एब्जॉर्ब करता है तो हमेशा जो शो करेगा वो उसका उल्टा ही शो करेगा, वो सेम कलर शो नहीं होगा। कोई इनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं, कि जो एब्जॉर्ब हुआ और आपको अपीयर होगा कुछ और कलर, वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा वो, लेकिन शो जो करेगा बच्चों उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा, उसका उल्टा कलर आपको दिखाई देगा। बात समझे। जैसे ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया तो येलो ऑरेंज दिख रहा है, उसका उल्टा। रेड कलर लिया तो ब्लू कलर शो कर रहा है, उसका उल्टा कर रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको सिर्फ ध्यान रखने हैं दिमाग में, क्वेश्चन इस पर ऐसे आता नहीं है, पर वो पूछ सकता है कि कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे होते हैं, तो 1-2 एग्जाम्पल आप याद कर लो। जैसे इतना याद कर सकते हो, रेड का ब्लू शो करता है, यूवी इनविजिबल है, उसके अंदर पेल येलो लाइट येलो कलर आ जाता है, ठीक है। और ये याद कर सकते हो, येलो का वॉयलेट हो जाता है, येलो कलर है उसका वॉयलेट आपको बैंगनी कलर दिखेगा, अलग ही दिखाई देगा वो। बात समझ में आ गई बच्चों, क्या होता है ये कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो समझ में आया। डिफरेंट वेवलेंथ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जा रही है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहा है, हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है, वहाँ जाके स्टेबल नहीं है तो वापस से नीचे आ रहा है, और नीचे आने के लिए उसको एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, तभी जाके नीचे आ पाएगा। तो एनर्जी देने के बाद नीचे आ रहा है बच्चों, तो एनर्जी आपको किस में दिख रही है, कलर में दिख रही है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कलर जो एब्जॉर्ब हुआ है वही हमको नहीं दिखता,
कलर एब्जॉर्ब हो जाता है, हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दूसरा दिखाई देता है। वो एब्जॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन ने अपने पास रख लिया, एलिमेंट ने, कंपाउंड ने, आपको जो दिखाएगा उसका उल्टा कलर आपको शो करेगा। वो बात समझे? क्योंकि जो कलर उसने लिया था, पहले जो गया था बच्चों, वो तो एब्जॉर्ब हो चुका उसके थ्रू, और जो अपीयर होगा वो दूसरा कलर अपीयर होगा हमें। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई? और कलर क्यों होते हैं डी ऑर्बिटल में, वो भी हमें क्लियर है। क्यों होते हैं? क्योंकि डी ट्रांजिशन होता है। डी ट्रांजिशन मतलब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का जंपिंग चलती रहती है, मूवमेंट चलता रहता है। बात क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया इतना? आगे चलें, ये क्लियर है ना? कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब बच्चों अपन बात कर रहे थे लिमिटेशन ऑफ CFT, ये 2-3 टॉपिक है जो अपने रह गए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। अब सेकंड टॉपिक पे चल रहे हैं हम लोग, लिमिटेशन ऑफ CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बच्चों पढ़ के आए, अच्छे से पढ़ा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है? ठीक है, हम लोग जान गए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताता है हमको, ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन करता है। उसमें हमने बहुत अच्छे से देखा बच्चों कि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में बॉन्डिंग कैसे होगी, स्क्वायर प्लेनर में बॉन्डिंग कैसे होती है। बात समझ गए? अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं लिमिटेशन CFT की क्या आती है। तो बच्चों लिमिटेशंस इसकी बहुत कम होती है, या हम कह सकते हैं एक तरह से नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि VBT की जो लिमिटेशंस हम लोग देख के आए थे वो इंपॉर्टेंट थी ना। वो कलर बता पा रहा था ना, वो ये एक्सप्लेन कर पा रहा था कि यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे हो रही है। किसी किसी कंपाउंड में मैग्नेटिक मूवमेंट गलत आ रहा है तो VBT के अकॉर्डिंग वो गलत आ रहा था, उल्टा आ रहा था बच्चों। ये चीज़ें हम लोगों ने लिमिटेशंस के अंदर पढ़ी थी। इसके अंदर ये कमियां आ रही थी तो वो कमियों को CFT ने दूर किया। अब CFT की जो कमियां हम पढ़ेंगे वो नेग्लिजिबल होती हैं, इतनी हम कह सकते हैं एक तरह से हाईली अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि CFT ऐसी थ्योरी है जो अच्छे से और बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है। बात समझ गए? अब इसका पहला देख लो बच्चों। पहली लिमिटेशन अगर अपन कहें तो मेटल लिगेंड इंटरेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब ये क्या हुआ कि मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन जो होता है वो अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के देने की वजह से ये हाई, अपन कह सकते हैं बच्चों ये रियल में इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। मेरी बात समझे? क्यों नहीं होता ये ध्यान देना, क्योंकि सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही हम क्या बात करते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन होता है। बात समझे? क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की। लिगेंड की क्या होती है, लिगेंड मतलब कोई दूसरे कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन लेता है। इस वाले थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि लिगेंड लोन पेयर डोनेट करता है मेटल को। तो मेटल और लिगेंड के बीच में अपन कहते हैं इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, CFT इसको बताता है, लेकिन इन रियलिटी ऐसा देखने को नहीं मिलता। बात समझे? ये इसकी एक लिमिटेशन आ गई। बात समझ रहे हो बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के बेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बात करते हैं अपन। ठीक है, वो अट्रैक्शन बताता है मेटल लिगेंड के बीच में, जो कि रियलिटी में सक्सेसफुल नहीं होता। समझ गए? सेकंड आ गया ओनली डी ऑर्बिटल कंसीडरेशन। अब अगर बात करो CFT की तो पूरे CFT में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिर्फ डी ऑर्बिटल के बारे में। डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग D1 से D10 का पूरा कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन कर गए। तो इसका मतलब उसने इंपॉर्टेंस किसको दी, सिर्फ डी ऑर्बिटल को दी, S और P के बारे में बताया नहीं। बात समझ गई? ये CFT की लिमिटेशन हो गई है ना। लिमिटेशन आप खुद देख सकते हो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ कुछ ना कुछ कमियां हैं जो कि अपन कहें कि वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। डी ऑर्बिटल को इंपॉर्टेंस दे रहा है तो ये कोई क्या कहेंगे अपन, कोई इंपॉर्टेंट लिमिटेशन नहीं है, बात कह सकते हो। अब वो डी ऑर्बिटल के बेसिस पे ही एक्सप्लेनेशन देता है, तो हमने कहा डी ऑर्बिटल को ही कंसीडर कर रहा है, S और P को नहीं कर रहा। समझ गए लिमिटेशन? थर्ड वाली बाय लिगेंड आर स्ट्रॉन्ग और वीक, ये भी CFT ने एक्सप्लेन नहीं किया। बात समझे? अब यहाँ पे क्या बात आ रही है बच्चों, अपन ने पढ़ा था कि लिगेंड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, है ना। जैसे अपन ने कहा वाटर का जो लिगेंड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, CFT में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था इस चीज़ का। मेरी बात समझ गए? CFT ने इस चीज़ को अच्छे से बताया नहीं कि भैया ये वीक क्यों है और ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, वो चीज़ हम लोगों ने नहीं देखी। नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू लिगेंड ऑर्बिटल, लिगेंड के ऑर्बिटल को भी इसने इंपॉर्टेंस नहीं दी। मेटल के ऑर्बिटल को भी बताता है भैया डी ऑर्बिटल ही उठाओ और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को देखो। मेरी बात समझे बच्चों? तो ये चार है, इसकी लिमिटेशंस आपको समझ में आ गई। पहला लिमिटेशन क्या हुआ, मेटल लिगेंड का इंटरेक्शन अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग है, बट रियल में ये सक्सेसफुल नहीं जाता। दूसरी चीज़ हमने कह दी डी ऑर्बिटल को ही कंसीडर किया जाता है, डी ऑर्बिटल को इंपॉर्टेंस मिल रही है। तीसरा हमने कह दिया लिगेंड स्ट्रॉन्ग या वीक क्यों होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया CFT ने। और चौथा वाला आ गया नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू लिगेंड ऑर्बिटल, लिगेंड के ऑर्बिटल को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, लिगेंड के ऑर्बिटल को माना ही नहीं गया। सिर्फ किसको माना गया, मेटल के ऑर्बिटल को, डी ऑर्बिटल को ही माना। बात समझ गए? ये इसकी चार लिमिटेशन आ गई बच्चों। क्वेश्चन में आती भी है, आपके छोटा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, ज़्यादा बड़ा नहीं आता, वो आप 2 या 3 पॉइंट में समझा सकते हो। बड़ा क्वेश्चन किस पे आएगा, लिमिटेशंस ऑफ VBT।
VBT की लिमिटेशंस पूछी जाती हैं, उस पर क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन इसके ऊपर। नेक्स्ट अपना क्या है, एप्लीकेशन आ गई बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अब एप्लीकेशन क्या होती है, अभी तक अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा पढ़ लिए बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग हम एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ कहाँ काम में आता है और कहाँ उसके यूजेस होंगे, क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेस है, वो हम देख लेते हैं। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हमने बात की थी, तो हमने कहा था मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग, बात समझ गए। आप लोगों ने पढ़ा था EDTA के बारे में, पॉलीडेंटेड लिगेंड, EDTA पढ़ा अपन ने, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही आता है, अपन ये पढ़ते हैं, ठीक है। मेटल ये है सोडियम और लिगेंड इसके साथ ये, ठीक है। अपन ने पढ़ा था इसका इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, उसके साथ सोडियम आयन जुड़ा हुआ है, ठीक है, Na2 EDTA। अब यहाँ पे ये कह रहा है डिटरमाइन हार्डनेस, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही तो है ये भी, तो ये क्या कर रहा है बच्चों, ये क्या करता है, ये हार्डनेस का पता लगाता है, हार्डनेस को डिटरमाइन करता है। कैसे करेगा वो देखो बच्चों, अपन ने मैंने बताया था आपको कि वाटर जो होता है, वाटर हार्ड होता है बच्चों, हार्डनेस हम कहते हैं। पानी जो होता है, पानी हार्ड भी होता है, जो साबुन के साथ झाग नहीं देता, जो साबुन से झाग देता है वो सॉफ्ट वाटर। और कई जगह पे क्या होता है, जब वाटर के अंदर एक्सेस सॉल्ट प्रेजेंट हो तब वो पानी क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। अब आपको बताया था कि भैया पानी पीना है आपको, तो आपको पता होना चाहिए, एक लिमिट होती है 500 ppm, उससे कम का पानी अगर आप पीते हो बच्चों तो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। 500 ppm ये बताता है कि भाई इतनी मात्रा सॉल्ट की पानी में घुली हुई है। कौन से सॉल्ट, कैल्शियम मैग्नीशियम के, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि सी वाटर में पाए जाते हैं। आपको पता है समुद्र का पानी सबसे खारा होता है दुनिया में, क्यों होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट घुले हुए होते हैं, लवण घुले हुए होते हैं। लवण कहाँ से आए, जो धरती में उपस्थित होते हैं, लवण धरती में ही होंगे बच्चों। कैसे, क्योंकि हम कहते हैं जो एलिमेंट हमको मिलते हैं वो अर्थ क्रस्ट से ही तो मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो आपको पता है वो और अलॉय की फॉर्म में होते हैं। प्योर फॉर्म में मिलेगा कि कैल्शियम अलग रखा हुआ है, मैग्नीशियम अलग रखा है, उठा लो उसको, नहीं उठा सकते। हम कहे गोल्ड अलग पड़ा हुआ है भैया, ये मिल गया इधर ही, इधर गोल्ड वाला एरिया मिल गया, इधर सिल्वर मिल गया, अपन को उठाओ निकालो बाहर, हो गया खत्म, नहीं होता ऐसा। एलिमेंट हमको पता है हमेशा क्या होते हैं बच्चों, ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं। ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स, सल्फेट अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं, बात समझे। तो जब ये क्या है बच्चों, ये इस तरह से जुड़े हुए होते हैं जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम वाले, तो कैल्शियम मैग्नीशियम तो मेटल है, लेकिन इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो उसके साथ उसका सॉल्ट बना देता है। अब यही सॉल्ट अर्थ क्रस्ट में है, बारिश का पानी नीचे तो जाके इकट्ठा होता है, नीचे जाके इकट्ठा होता है और पानी में इजीली घुल जाते हैं सॉल्ट। घुलने के बाद पानी को क्या कर देते हैं, खारा कर देते हैं, बात समझ में आई, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं, फिर वो पानी क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अब हार्डनेस जो है हमको पता चला कि भैया पता किया गया इसके बारे में, खोजा गया तो बताया गया कि 500 ppm तक का पानी आप पी सकते हो, आपकी बॉडी में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पार्ट्स पर मिलियन, मतलब इतने सॉल्ट के पार्ट्स पर मिलियन, वाटर के अंदर इतने पार्ट्स अगर सॉल्ट के प्रेजेंट हैं, 500 पार्ट्स होते हैं 1 मिलियन वाटर में प्रेजेंट, इसका मतलब वो पानी अपने लिए सही है। इससे ज़्यादा अगर लिमिट बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। क्या करेगा कैल्शियम मैग्नीशियम, पानी बॉडी के अंदर ज़्यादा जाएगा तो पथरी कर देगा, स्टोन प्रॉब्लम कर देगा। फ्लोराइड अगर ज़्यादा जाएगा तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में हड्डियों को वीक कर देगा, गला देगा। फ्लोरोसिस सुना है आपने, देखा है कि कोई लोग बच्चे जो, मतलब आप कहो किसी एरिया के लोग अगर ज़्यादा खारा पानी पीते हैं और उनमें फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा हो तो दांत पीले हो जाते हैं, मतलब उसमें फ्लोराइड की लेयर जम जाती है, वो दांतों के इनेमल को नुकसान पहुँचाती है, बात समझे। तो एक तरह से अपन का ये कितना वो है, नुकसानदायक है। अब आपको बोला गया कि लैब में जाओ, लैब में पता लगाओ कि भैया पानी के अंदर हार्डनेस कितनी है। इंटरेस्टिंग चीज़ है, पानी ले आओ अलग अलग एरिया का और टेस्ट करते रहो लैब के अंदर ही। कैसे करोगे, टाइट्रेशन से करोगे, टाइट्रेशन करते हैं अपन, टाइट्रेशन से पता लग जाता है भैया इतना इसमें ppm हार्डनेस है कि नहीं है। और टाइट्रेशन के लिए जो आप ब्यूरेट में सब्सटेंस लोगे वो क्या लेते हो बच्चों, EDTA लेते हो, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ये हमें बताता है कि पानी के अंदर हार्डनेस किस तरीके से कितनी होगी, ये टाइट्रेशन करके निकालते हैं। टाइट्रेशन किया आप लोगों ने सभी ने। टाइट्रेशन के लिए क्या करते हैं, ब्यूरेट में कंटेंट लेते हैं अपन, पीपेट में क्या लेते हैं अपन, कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं, पीपेट के थ्रू क्या लेते हैं, जिसका हमको वैल्यू निकालनी है। तो वाटर सैंपल आप किस में लोगे, कॉनिकल फ्लास्क में लोगे, पीपेट से 10 ml 20 ml ले लिया और उसका टेस्ट करोगे किसके साथ, EDTA के साथ। अब टेस्ट कैसे होता है बच्चों, ध्यान दो, मैं बताती हूँ आपको ये चीज़, अपन थोड़ा समझ लेते हैं, ये हमारे आगे तक काम आएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिल रहा है, ठीक है। हार्डनेस कैसे निकालता है मैं उसको प्रोसेस बता देती हूँ आपको। क्या होता है बच्चों की, EDTA आपने ब्यूरेट में भरा, कॉनिकल फ्लास्क में आपने क्या ले लिया, अपना वाटर सैंपल ले लिया अलग अलग एरिया का, अपने अलग अलग सैंपल दे दिया। सब बच्चे अपने घर से पानी लिया है, कोई दूर से आता है, कोई कहाँ से आता है, अलग अलग एरिया का आ गया हमारे पास पानी, ABCDE, ठीक है। बार बार टेस्ट कर सकते हो।
आपने सबसे पहले वाटर सैंपल ए लिया कॉनिकल फ्लास्क में, ब्यूरेट के अंदर आपने अपना EDTA डाला, ठीक है। अब EDTA क्या होता है बच्चों, वाइट कलर का होता है, वाइट मतलब पानी जैसा, ठीक है, कलरलेस होता है EDTA। पानी भी क्या है, कलरलेस, कलर तो है नहीं इसका। अगर दोनों चीज़ें आप आपस में मिलाओगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको एंड पॉइंट तो मिलेगा नहीं, आपको इंडिकेटर मिलाना पड़ेगा। अब इंडिकेटर जो इसमें काम में लिया जाता है बहुत इंटरेस्टिंग इंडिकेटर होता है EBT, इराइक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर कहा जाता है जिसको, है ना। EBT इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि खुद तो क्या कलर का होता है, ब्लू कलर का, पानी में जाके हो जाता है पर्पल कलर का, समझे। खुद क्या है, ब्लू कलर का है, पानी में जाके वाइन रेड कलर देखा आपने, वाइन रेड मतलब रेडिश पर्पल कलर बोलते हैं उसको, वाइन रेड कलर बोलते हैं, है ना। वाइन रेड कलर का कंपाउंड बनाता है जैसे ही आप उसको कॉनिकल फ्लास्क में डालते हो इंडिकेटर को। कितना डालते हैं अपन इंडिकेटर, 1 या 2 बूंदे, 1 या 2 बूंद इंडिकेटर मिलाओगे, इतना काफ़ी है, ठीक है। अब बच्चों कहानी क्या होती है, EDTA की प्रवृत्ति होती है कि वो पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना ले। बात समझे, पानी कितना लिया आपने 20 ml, मैं कहती हूँ पानी के अंदर 20 कैल्शियम मैग्नीशियम है आयन, EDTA हमको कितना मिलाना है। अब EDTA की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के साथ बॉन्ड बनाने की। तो मान लो पानी में 20 कैल्शियम मैग्नीशियम है, तो हमको कितने चाहिए EDTA के मॉलिक्यूल, 20। पर वो 20 कब तक मिले वो हमें पता नहीं चलेगा अगर दोनों कलरलेस हैं तो। बात समझे मेरी, पॉइंट समझे। अगर दोनों ही कलरलेस है तो आपको 20 आपने डालने के बाद एक्स्ट्रा भी मिला दिया EDTA तो भी आपको पता ही नहीं चलेगा, तो हार्डनेस कैसे निकालोगे। तो हम क्या मिलाते हैं बच्चों, इसमें इंडिकेटर मिलाते हैं। अब EBT इंडिकेटर जो डाला जाता है, इंडिकेटर आपने देखा है ना, मिथाइल ऑरेंज और ये सब आप काम में लेते हो, ऐसा ही EBT नाम का भी होता है। उसको जैसे ही आपने पानी में डाला वो ब्लू कलर का है, खुद कलर आपको दिख जाएगा ब्लू कलर का, लेकिन जैसे पानी में डालोगे वाइन रेड कलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि EBT की प्रवृत्ति भी वही होती है। EBT क्या करता है, वो भी कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाता है। अगर मैंने 2 बूंद डाली, इसका मतलब 2 ही कैल्शियम मैग्नीशियम इसके पास चले गए। कितने बचे आपके पानी में, 18 बचे। अब आप EDTA उसमें मिलाओगे तो 18 मॉलिक्यूल तक तो वो सीधे सीधे चलता रहेगा, कलर पड़ा रहेगा अपने पास वाइन रेड कलर, क्योंकि EBT के साथ 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं बच्चों। बात समझे मेरी। अब आपको क्या करना है, अगर आप 18 EDTA जाने के बाद 19वां EDTA ब्यूरेट से मिलाओगे तो क्या होगा। अब हम बात कर लेते हैं कौन स्ट्रॉन्ग है, EBT की EDTA। तो हम कहते हैं EDTA स्ट्रॉन्ग है, बड़ा मॉलिक्यूल है, EBT छोटा है। उसने भाई 2 जनों को तो अपने पास ले लिया था, लेकिन दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग आया EDTA, उसने कहा कि हटा, ये 2 भी मेरे पास चाहिए मेरे को, तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, हाँ कि नहीं। EDTA के 2 मॉलिक्यूल चाहिए EBT वाले कैल्शियम मैग्नीशियम को अपने पास लाने के लिए। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो मतलब EBT फ्री, EBT फ्री होते ही आपको कलर क्या मिलेगा सॉल्यूशन में, ब्लू कलर। जो इंडिकेटर का कलर था शुरू में, जब वो फ्री था तब तो उसका कलर ब्लू था, 2 कैल्शियम मैग्नीशियम से जुड़ा तब पर्पल कलर का हो गया और टाइट्रेशन चलती रही, ठीक है। जैसे ही आपको वहाँ पे देखा 18 के बाद 19वां और 20वां मॉलिक्यूल जो था कैल्शियम मैग्नीशियम का, वो जैसे ही EDTA से जुड़ गया, इसका मतलब EDTA के साथ हो गए सारे। EBT फ्री है, अब EBT के पास कोई है ही नहीं जोड़ने के लिए, तो वो क्या होगा, अपना अलग चला जाएगा वो कि भैया मैं तो जा रहा हूँ दूर, दूर जाते ही अपना ब्लू कलर दिखा देगा। और जैसे ही ब्लू कलर दिखा आप समझ जाओ कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट। जितने कैल्शियम मैग्नीशियम आयन थे सारे के सारे EDTA ने ले लिए। समझे पॉइंट कैसे हुआ। तो फिर आपका एंड पॉइंट आ गया, और जितना कैलकुलेशन होता है बच्चों इसका पूरा, वो कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई इतना EDTA का मॉलिक्यूल लगा अपने इसमें पानी में। बात समझे। जो ज़्यादा हार्ड पानी होगा मतलब ज़्यादा कैल्शियम मैग्नीशियम, कम हार्ड होगा कम कैल्शियम मैग्नीशियम, तो इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, वैल्यू निकल के आएगी, वो क्या होगी, कम या ज़्यादा आ जाएगी। बात समझ गए। तो EDTA ने क्या काम किया वो आपको समझ में आ गया, हार्डनेस कैसे निकाली, क्लियर है इतना, ठीक है। आगे चलें। इंटरेस्टिंग था ये वाला कि नहीं। जब टाइट्रेशन करते हैं ना बच्चों, इसकी शायद आपके हायर क्लासेस में आएगी, तो आप टाइट्रेशन करके देखते हो ना, इसकी बहुत अच्छी टाइट्रेशन है ये, हार्डनेस अच्छा बताता है। इजीली आप खुद सोचो कितनी इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री की, हम लैब के अंदर पता लगा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि भाई ये पानी पीने लायक है कि नहीं है। अपनी केमिस्ट्री की लैब में ही पता लगा सकते हो आप, ये पानी पीने लायक है भाई इसको पियो, वो वाला ज़्यादा खरा पानी इसको मत पियो, नुकसान करेगा। समझे बात, ठीक है। एप्लीकेशन आ गया केमिस्ट्री का कि हम लोग पानी की भी पता करा सकते हैं क्वालिटी को, और सिंपल कौन सा प्रोसेस, टाइट्रेशन से, ठीक है। हार्डनेस आ गई बच्चों, डिटरमाइन करता है। सेकंड पॉइंट हमने बताया प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल जो होते हैं ना बच्चों, मेटल कौन से वाले, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल है, उन मेटल के साथ क्या किया जाता है बच्चों, इसका जब तोड़ा जाता है
कंपाउंड टूटता है तो टूटने के बाद आपको आपका मेटल फ्री मिल जाता है, फ्री फॉर्म में, तो आपका प्योरीफिकेशन मेटल का इसके प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है। बात समझे? मेटल किस में है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को उठा के उसके साथ उसको केमिकली ट्रीट करवाएं या हम उसको तोड़ें तो हमें क्या मिल सकता है बच्चों? मेटल मिल सकता है, प्योर मेटल मिल जाएगा। वो प्योरीफिकेशन के प्रोसेस में काउंट किया जाता है। ठीक है। थर्ड है बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब बायो के अंदर भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशंस आती हैं। जैसे कि क्लोरोफिल सुना है आपने? क्लोरोफिल के अंदर बच्चों मैग्नीशियम का जो कंपाउंड होता है ना, वो असल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाता है। तो मतलब ये क्या होगा? एक तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हो गया एप्लीकेशन। सेकंड अपन बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन का ही मॉलिक्यूल। आयरन का मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन वाला है बच्चों, वो क्या है? असल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो कि अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में आ गया। विटामिन B12 के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो भी रियल में क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये एप्लीकेशन आ गए बायोलॉजिकल सिस्टम में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही आता है बच्चों। कैटेलिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो कल हमने पढ़ा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। OMC असल में है क्या? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड असल में क्या चीज़ है बच्चों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही तो है। तो जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एप्लीकेशन थे बच्चों, वो सारे यहीं आ जाएंगे। कैटेलिस्ट की तरह वहाँ भी काम में आ रहा था, यहाँ भी काम में आएगा। जैसे विल्किंसन कैटेलिस्ट आपने देखा, जैसे जिग्लर-नाटा कैटेलिस्ट असल में क्या थे? वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही तो थे। वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सारा एज अ कैटेलिस्ट काम में आ रहे हैं। बात समझ गए बच्चों? तो आज अपन ने देख लिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर कैसे आते हैं, वो आपको समझ में आ गया। कुछ अपन ने लिमिटेशंस देख ली CFT की क्या होती है बच्चों। लास्ट में अपने क्या पढ़ लिया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशन क्या क्या होती। जो हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की एप्लीकेशन पढ़ी थी बच्चों कल, वो भी 2-3 पॉइंट आप इसमें आराम से ऐड कर सकते हो, क्योंकि असल में OMC क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत ही आता है। बात समझ गए? क्लियर है बच्चों चीज़? तो आज अपना फाइनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर खत्म हो चुका है। अब जो बच्चों अपन स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं, वो अपन करेंगे अपना सॉल्यूशन। ठीक है? कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट हो, डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप खुद आके बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि ये टॉपिक या डाउट जो कोई तो पॉइंट था वो आपको समझ में नहीं आया। ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।